So let me start बेटा. Excuse me, sir. हाँ जी बेटे. Sir, last time you said that. So we will start today with E2 reactions first. A very important thing is there. ठीक. So अब हम बात करेंगे बेटा E2 reactions की. E2 reactions. E2 reaction का मतलब है elimination of second order. ये सेकंड ऑर्डर की एलिमिनेशन है. एलिमिनेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर. E2 रिएक्शन इज एलिमिनेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर. जैसे बेटे हमने SN2 में किया था कि SN2 was one step reaction. So E2 again is a one step reaction. So it is also called as, I told you, whenever one step reactions are there, they are called as concerted reactions. So ये one step में होता है, and this is called as concerted reaction. इसको अपन लोग कंसर्टेड रिएक्शन बोलते हैं वन स्टेप में. अब होगा कैसे, थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि समझ में आ सके. देखो बेटे हमारे पास ये C है, ये H है, ये इसके साथ H है, यहाँ पे H है, ये C है, ये H है, ये H है. मान लो यहाँ Cl लगा है, मान लो यहाँ पर Cl लगा हुआ है. अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव. अगर कार्बन पॉजिटिव हुआ, ये अगले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा. ठीक, तो ये कार्बन पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा. इन तीनों में से किसी भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा. ठीक है, यानी तीनों से ही ऑलमोस्ट खींचेगा. तो तीनों हाइड्रोजन पे पार्शियल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज. अब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे कोई बेस डालते हैं, से वी पुट सम बेस. ठीक है, हमने कोई बेस डाला OH नेगेटिव, क्योंकि देखो क्लोरीन ने यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे, इसने कार्बन से और इसने आगे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन थोड़ा पॉजिटिव हो गया है और इस वजह से इसकी अट्रैक्शन रहेगी इस हाइड्रोजन पर. गॉट इट और नॉट. जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो यहां के इलेक्ट्रॉन, यानी अगर ये इसको तोड़ेगा तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा बच्चे. एंड दिस इंटरमीडिएट इज लाइक दिस, CH H H CH H और यहां पर Cl. ठीक, तो यहां पर OH नेगेटिव होगा. ठीक, OH नेगेटिव जो है उसके साथ इसका बॉन्ड बनेगा. ठीक है जी, ये अट्रैक्ट करेगा, तो यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे बच्चे. ठीक, और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे. ठीक, सो इंटरमीडिएट फॉर्म जो है, आपने यहां देखा कि जैसे इसने अट्रैक्ट किया, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं. तो हो क्या रहा है बेटा, हो ये रहा है कि इस O और H में नया बॉन्ड बन रहा है, इस H और C में पुराना बॉन्ड टूट रहा है, इस C और C में नया बॉन्ड बन रहा है, और इस Cl का C के साथ बॉन्ड टूट रहा है. So simultaneously there are making and breaking of bonds. Simultaneously there is making and breaking of the bonds. और जिसके की वजह से बेटे हमारे पास ये एक इंटरमीडिएट बन गया है बच्चे. ठीक, दिस इज वन इंटरमीडिएट. देखो एक्चुअली ये कोई स्टेप नहीं है, दिस इज जस्ट टू शो कि हाउ द ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली. ठीक, तो H और O का बॉन्ड बन रहा है, C और H का टूट रहा है, नया C और C का बन रहा है, और C और Cl का टूट रहा है. अब जब ये रिएक्शन हो जाएगा, यानी ये सब हो जाएगा, तो हमारे पास CH H, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा, यहां CH H, और यहां पे साथ में निकलेगा वाटर और साथ में निकलेगा Cl नेगेटिव. तो ऐसे करके बेटा E2 रिएक्शन हमारा हो गया. सो दिस वाज E2 रिएक्शन. बेटा यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी बोलिए यस और नो. अब देखो बेटे, अगर मैं इसका रेट देखता हूं, इफ आई से रेट ऑफ दिस रिएक्शन, सो इसमें ये तो इंटरमीडिएट है,
ये तो बात नहीं, स्टेप एक ही है। यहां पे दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, एक OH भी रिएक्ट कर रही है और एक ये अल्काइल हलाइड ये भी रिएक्ट कर रहा है। तो दो रिएक्टेंट है, इसमें रेट विल बी इक्वल टू K इंटू RX अल्काइल हलाइड एज वेल एज बेस, जो भी बेस हम इसमें ऐड कर रहे हैं। क्यों? अगर बेस की कंसेंट्रेशन ज्यादा हुई, वो ज्यादा आसानी से H को निकाल सकेगा और जिसकी वजह से रेट ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी यहां पे रेट जो होगा वो इस पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी डिपेंड करेगा, और इसीलिए बेटा देयरफॉर इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, देयरफॉर इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सो आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्यों कहते हैं इसको। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट और मजेदार बात तुम्हें बता रहा हूं, हालांकि तुम अभी काइनेटिक्स में सब पढ़ोगे तो काइनेटिक्स में ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के बारे में आपको बताया जाएगा, बट जनरली क्या होता है कि किन्हीं रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो ज्यादा हो सकती है, ऑर्डर कम होता है। कई जगहों पे ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी सेम होती है, कई जगहों पे मॉलिक्यूलरिटी ज्यादा होती है, ऑर्डर कम होती है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट द प्रोडक्ट, कितनी कोलिजन साइमल्टेनियसली हो रही है टू ब्रिंग अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी। अब ऐसा होता है कोलिजन तो ज्यादा हो रही हो साइमल्टेनियसली, पर एक पे रेट डिपेंड कर रहा हो ना कर रहा हो, वो बात एक्सपेरिमेंटली देखनी पड़ती है। इसलिए बेटा जनरली ऑर्डर जो होता है वो मॉलिक्यूलरिटी से कम हो सकता है या बराबर हो सकता है। ऑर्डर जनरली कभी बड़ा नहीं होता, लेकिन बेटा ये मस्त बात है इस रिएक्शन के बारे में कि इस रिएक्शन की अगर तुम मॉलिक्यूलरिटी की बात करोगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 1, ठीक, ऑर्डर 2 है, मॉलिक्यूलरिटी 1 है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है जहां पे मॉलिक्यूलरिटी छोटी और ऑर्डर बड़ा होता है, ठीक, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। तो ये हम मॉलिक्यूलरिटी जो है 1 है, क्यों? क्योंकि मैंने बोला मॉलिक्यूलरिटी इज एक्चुअली नंबर ऑफ कोलिजन्स, है ना बेटा। पर यहां पे क्या है, ये कोलाइड नहीं कर रहा है इसके साथ, ये तो सिर्फ H पॉजिटिव है तो इसकी अट्रैक्शन है, इट इज नॉट कोलाइडिंग। सो ये कोलाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ H पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। H पॉजिटिव जैसे ये Cl नेगेटिव एज अ लीविंग ग्रुप निकलेगा, H पॉजिटिव यहां इलेक्ट्रॉन देगा, दिस विल बी अट्रैक्टेड एंड गिवन ऑफ, इसमें कोलिजन की जरूरत है ही नहीं। इसलिए यहां मॉलिक्यूलरिटी कम और ऑर्डर ज्यादा है। ऑर्डर यहां पे सेकंड है यानी 2 है, और वेयरएज मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास 1 है। मैंने कहा ये चांस बहुत ही रेयर होता है कि ऑर्डर आपका बड़ा हो और मॉलिक्यूलरिटी आपके पास कम हो, ठीक। सो दिस इज इवन मैकेनिज्म, ये E2 मैकेनिज्म। आर यू क्लियर अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ E2? ओके, नाउ अब हम इसकी करेंगे डिटेल्स। अब हम पढ़ेंगे E2 की डिटेल्स, जैसा कि हम पहले से करते आ रहे हैं, ठीक। डिटेल्स ऑफ E2 कि कहां E2 ज्यादा होता है, कैसे होता है, सबस्ट्रेट कैसा होगा, क्या होगा, वो सारा हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे डिटेल्स ऑफ E2। ये तो हमने E2 का जनरल मैकेनिज्म पढ़ लिया है और ये अपने आगे रखना अगली चीजें पढ़ने के लिए, ठीक। अब देखो बेटा डिटेल्स जब हम बात करेंगे तो डिटेल्स में आपको पता है कि सर सबसे पहले क्या करवाते हैं बेटा, सबसे पहले हमारे को सबस्ट्रेट पढ़ना होता है कि सबस्ट्रेट इसमें कैसा हो, सबस्ट्रेट इसमें कैसा हो। देखो बेटे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि अगर हम सबस्ट्रेट की बात करते हैं और रेट की बात करते हैं, सबस्ट्रेट की बात करते हैं और रेट की बात करते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि सबस्ट्रेट यहां पे भी टर्शियरी सबस्ट्रेट जो होता है उसकी रेट फास्ट होती है देन दैट ऑफ सेकेंडरी व्हिच इज फास्टर देन प्राइमरी, ठीक। जैसे मेरे प्यारे बच्चों देखो लीविंग ग्रुप तो सेम ही रहेगा, वो तो सारी जगह सेम रहेगा, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि आयोडाइड की रिएक्शन सबसे फास्ट, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड, वो तो सेम ही रहना है। लेकिन जैसे हमने SN1 SN2 में देखा था,
तो SN1 जो था वो टर्शरी ज्यादा देता था, जबकि SN2 प्राइमरी ज्यादा देता था। मजे की बात है E1 भी टर्शरी ज्यादा देता है, लेकिन E2 भी टर्शरी ज्यादा देता है। यानी टर्शरी एलिमिनेशन की स्पीड, एलिमिनेशन की रेट, चाहे E1 की हो चाहे E2 की हो, हमेशा टर्शरी की ज्यादा होती है, सेकेंडरी की कम और प्राइमरी की सबसे कम होती है, भले E2 हो भले E1 हो। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया जी, अब क्या ये कैसे आप बता रहे हो? देखो बेटा, इसके दो रीजन हम बताते हैं आपको कि वाई ऐसा है कि अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पीड अगेन या रेट या स्पीड हम बात करें तो टर्शरी की ही ज्यादा क्यों होती है, जबकि हम ये जानते हैं कि यहाँ पे एक ही स्टेप है OH ने अटैक करना, लेकिन टर्शरी की ज्यादा क्यों? सी, अगर मेरे पास टर्शरी कंपाउंड कोई बना लेता हूं, मान लो मैंने एक ये टर्शरी बनाया CH3 CH3 और यहां Cl है या X है, ठीक है। दूसरा मैं कोई सेकेंडरी बना लेता हूं CH3 CHX और से CH3 है। तीसरा कोई प्राइमरी बना लेता हूं से CH3 CH2 CH2X है, ठीक। अब आप ये अच्छे से जानते हो दिस इज बीटा एलिमिनेशन। हम यहाँ पे अभी तक डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन पढ़ रहे हैं, विच इज बीटा एलिमिनेशन। सो दिस इज योर अल्फा कार्बन एंड दिस वन इज योर बीटा कार्बन, दिस इज योर बीटा कार्बन, दिस इज ऑफ योर बीटा कार्बन। यहां पे सिर्फ यही दो बीटा कार्बन है और यहां पे सिर्फ एक ही बीटा कार्बन है। देखो बेटे, अगर हम यहाँ पे निकल कौन रहा है, एक तो ये हाइड्रोजन निकल रहा है और एक बीटा हाइड्रोजन निकल रहा है। अब यहां हमें देखना कितने बीटा हाइड्रोजन जो है वो है। आप देखोगे यहां पे हमारे पास 9 बीटा हाइड्रोजन होते हैं, 9 बीटा हाइड्रोजन होते हैं, जबकि आप यहां देखते हो तो हमारे पास सिर्फ कितने होते हैं बेटा, देखिए 3 और 3 6 बीटा हाइड्रोजन होते हैं। अगर आप यहां देखते हो यहां सिर्फ 2 बीटा हाइड्रोजन होते हैं। तो पहली बात तो यह है कि यहां बीटा हाइड्रोजन का नंबर बहुत ज्यादा है। पहली बात तो यह है कि यहां बीटा हाइड्रोजन का नंबर बहुत ज्यादा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोर इज द नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, मोर इजीली attack can take place on beta hydrogen, more easily they can be abstracted out। अरे हमने पिछली बार एक कहानी पढ़ी थी कि भैया ऐसा होता है, मान लो हमने अनिकेत को भेजा सामने वाले पेड़ से आम तोड़ने के लिए। अब जितने ज्यादा आम लगे होंगे तोड़ने उतने आसान होंगे कि नहीं भाई? तो ऑब्वियसली यहां पे जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसको रिमूव करना उतना आसान होगा, उसमें कोई ना कोई बीटा हाइड्रोजन तो आसानी से निकलेगा ही निकलेगा। सो मोर आर द बीटा हाइड्रोजन मोर इज द रेट। एक बात ये हो सकती है। एक दूसरी बात भी है इसमें, इसके साथ साथ कि मान लो मैं यहां से इसका प्रोडक्ट बनाता हूं, अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाऊंगा तो यहां से H और कहीं से भी Cl निकालेंगे, कहीं से भी X और H निकालेंगे। मान लो मैंने ये निकाल दिया, ठीक है जी, ये एल्कीन बन गया, यहां से H निकला यहां से X निकला, ये एल्कीन बन गया, ठीक। और यहां पे एल्कीन हमने बनाया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन यहां पे बन गया, हमने यहां पे बनाया, ठीक। तो ये एल्कीन मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया, ठीक है जी। अब एक बात देखें, अगर हम इस पे ध्यान देखेंगे तो हमारे पास ये एल्कीन वाला पोर्शन है और ये उसके ऊपर लगे हुए अल्काइल ग्रुप्स है, ठीक, अल्काइल ग्रुप्स है, ठीक। और ये हमारे पास एल्कीन है, इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है, ये एल्कीन है इसमें भी एक ही अल्काइल ग्रुप है। अगर इसे छोटा बनाया होता से, मान लो मेरे पास ये होता CH3 CH2X बनाया होता प्राइमरी में, तो इसमें अगर हम इसका प्रोडक्ट बनाते तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता, तो इसमें कोई अल्काइल ग्रुप ही नहीं है। यानी यहां पे एल्कीन बनने के बाद
हमारे पास 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहां एल्कीन बनने के बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहां एल्कीन बनने के बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक। और यहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एंड मोर आर द अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। सो दिस एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। दिस एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। ये एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मोर अल्काइलेटेड यानी कि मोर अल्फा हाइड्रोजन, इन दो की स्टेबिलिटी सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ 6 बीटा हाइड्रोजन थे, 2 जगह से चांस थे। वहां सिर्फ एक ही था, एक ही, 2 ही थे, वहां सिर्फ एक ही जगह से चांस था। इसलिए इसकी एलिमिनेशन का रेट थोड़ा इससे ज्यादा रहेगा, भले इसका एल्कीन बना हुआ क्या होगा, सेम होगा, ठीक। और इसका एल्कीन सबसे लेस स्टेबल होगा। तो अगर इसको नंबर दे देता हूं 1 2 3 और 4, तो बेटे जी हमारे पास यहां पे ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4, ठीक। 2 बेसिस पे। पहली बात तो हम ये देख लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, या पहली बात हम इससे जो स्टेबिलिटी एल्कीन, जो भी एल्कीन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी देख ली। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वो इजीली बनेगा, इसलिए ऑब्वियसली उसमें रिएक्शन ज्यादा होगा। समझ में आई। और दूसरी बात, अगर स्टेबिलिटी बराबर हो, जैसे इस केस में, तो नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन देख सकते हैं। यहां बीटा हाइड्रोजन ज्यादा थे तो इसका रेट ज्यादा था, यहां बीटा हाइड्रोजन कम थे उसका रेट। Sir, your video is freezed. सो इस वजह से बेटे अब क्या है कि हम कैसे देखेंगे, अगर हमें ईज देखनी होगी, ईज देखने के लिए पहले देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म कि जो एल्कीन बना है उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म, ठीक। एंड दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। और दूसरी बात क्या देखेंगे बेटे आप, आफ्टर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स। अगर एल्कीन की स्टेबिलिटी बराबर है तो नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन देख लीजिएगा, जहां ज्यादा होंगे इन 2 चीजों से हम इसका रेट गवर्न कर सकते हैं, ठीक। इसीलिए हमारा जो रेट आया यहाँ पे, टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी हो जाता है, क्योंकि इससे एल्कीन उतना ही स्टेबल बन जाता है। तो एलिमिनेशन चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे सेकंड ऑर्डर हो, टर्शियरी ऑलवेज प्रेफर मोर, उसकी रेट हमेशा ज्यादा होती है, चाहे E1 हो चाहे E2 हो। बोलो बेटा सबस्ट्रेट पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं। लेकिन एक बहुत खास चीज तुम्हें यहां पढ़ानी है, ये आम लोग तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, आसपास तुम्हें किसी ने बताया नहीं होगा, तो ध्यान देंगे, ठीक। ये करवाते हैं ऐसा नहीं, लोग तो करवाते हैं लेकिन आपके आसपास नहीं करवाया होगा। सो सबस्ट्रेट की एक खास बात हमने डिस्कस करनी है कि जो E2 एलिमिनेशन होती है ना बेटा, E2 एलिमिनेशन इज एंटी एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन जो होती है वो एंटी एलिमिनेशन हुआ करती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंटी एलिमिनेशन, बेटे इसमें 2 लीविंग ग्रुप्स, 2 eliminating groups should be anti-periplanar। 2 एलिमिनेटिंग ग्रुप जो होंगे, ठीक, 2 एलिमिनेटिंग ग्रुप शुड बी एंटी पेरिप्लेनर। 2 एलिमिनेटिंग ग्रुप एंटी पेरिप्लेनर होंगे। सर ये एंटी पेरिप्लेनर का मतलब क्या हुआ बेटा, एंटी पेरिप्लेनर का मतलब सेम प्लेन बट एंटी टू ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक। सेम प्लेन
but opposite to each other. Opposite to each other. सर हमें समझ नहीं आया. सी एंटी पेरिप्लेनरिटी कैसे दिखा सकते हैं हम लोग? देखो बेटे, अगर मान लो हमारे पास ये न्यूमैन प्रोजेक्शन मैं बना रहा हूं, ये अगले वाला कार्बन है, दिस इज अ फ्रंट कार्बन, और इस पे ये लगा है Br, ये इसके पीछे वाला कार्बन है. ठीक, ये इसके पीछे वाला कार्बन है. ऑब्वियसली इस पे भी 3 ग्रुप लगे होंगे. अब मान लो ये एक लगा ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप लगा, और ये तीसरा ग्रुप लगा, और यहां ये H है, और मैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की बात कर रहा हूं मान लो. अब इसमें इस केस में क्या हुआ कि Br के एग्जैक्टली पीछे ही H है. प्लेन भी सेम है लेकिन एक दूसरे के पीछे भी है, तो इसको बोलते हैं सिन पेरिप्लेनर. इसको क्या बोलते हैं? सिन पेरिप्लेनर. सिन पेरिप्लेनर. सिन पेरिप्लेनर. और अगर मान लो इसी मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिख रहे हैं, ये अगला कार्बन है मेरे पास, कहां पर? ये बीच में अगला कार्बन है, ये Br है, बाकी जो भी ग्रुप होंगे हम सिर्फ एलिमिनेटिंग ग्रुप लिख रहे हैं. और ये पिछले वाला कार्बन दिखा रहा हूं मैं, ऐसे गोले से पिछले वाला कार्बन दिखा रहा हूं. अब इसमें 3 कार्बन, 3 एटम लगे हैं, ये यानी 3 ये लगे हैं, और मान लो ये एलिमिनेटिंग ग्रुप H है. अब देखो बेटा, इसका प्लेन तो सेम है, इनका प्लेन तो सेम है, बट ये एक दूसरे से ऑपोजिट जा रहे हैं. प्लेन इनका सेम है लेकिन एक दूसरे से ऑपोजिट. सो दिस इज कॉल्ड एज एंटी पेरिप्लेनर. एंटी पेरिप्लेनर. तो क्या होना चाहिए कि प्लेन तो सेम होना चाहिए पर एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए. तो जो 2 एलिमिनेटिंग ग्रुप है शुड बी एंटी पेरिप्लेनर. सर इसको थोड़ा डिटेल में बताएं. तो चलिए कुछ रिएक्शंस के प्रोडक्ट यहां निकालते हैं, क्योंकि बेटा है तो सबस्ट्रेट का पार्ट है एंटी पेरिप्लेनरिटी, लेकिन इससे प्रोडक्ट में फर्क पड़ता है. तो जो हम प्रोडक्ट का स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट पढ़ते थे ना, वो यहीं पर डिस्कस हो जाएगा. स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट भी यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा व्हेन वी डिस्कस इट इज एंटी एलिमिनेशन और एंटी पेरिप्लेनरिटी क्या होती है. सी हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बारी बारी सब चीजें करके दिखाऊंगा, आप सिर्फ समझ लीजिएगा. सबसे पहले हमें एक चीज दे दी गई, हमें बोला मेरे पास ये है, ठीक, एक साइकिल है, और साइकिल में हमें दे दिया गया यहां Br लगा दिया मैंने. ठीक है जी. अब बेटे मान लो आपने यहां पे H लगा दिया, यहां CH3 लगा दिया. ठीक, अगर मैं इस कंपाउंड को सिंपली लिखता, ये तो वेज एंड डैश प्रोजेक्शन है, सिंपली लिखता तो मैं ऐसे लिख देता. बेटा देखो, सिंपल लिखता तो ऐसे लिखता ना, यहां Br और यहां CH3. ठीक, ये होता हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं. ठीक है जी, था ऐसे, इसको ऐसे लिख रहा हूं. अब बेटे अगर हम इसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, ठीक, तो इसमें हमने डाला मान लो अल्कोहलिक KOH. अल्कोहलिक KOH, मान लो ये ऐसे ना दिया होता, मान लो ये ऐसे ना दिया होता, और हमें ये पता होता कि यहां पे भी H है और यहां पे भी H है, ये तो पता ही होता हमारे को. अगर मान लो ये ऐसे नहीं दिया होता और मुझे इसको एलिमिनेट करना होता, तो एलिमिनेट करते हम कौन सा रूल लगाते हैं? बोलो, पिछली बार कौन सा रूल सिखाया था तुम्हें एलिमिनेशन के लिए? जल्दी बोलो. प्रोडक्ट निकालने के लिए कौन सा रूल था? सेट-जेफ्स रूल. और सेट-जेफ रूल क्या कहता था कि हमेशा मोर अल्काइलेटेड एल्कीन बनना चाहिए. तो अगर मैं इसको सोचता और मैं इसमें से H निकालता, तो मैं कहां से निकाल सकता था? बेटा ये तो निकलना ही निकलना है, यहां तो H ये वाला निकलता
और यहाँ H ये वाला निकलता। पर अगर हम ये वाला निकालते, ठीक, अगर इसके दो प्रोडक्ट बनाते हम लोग, ठीक, अगर मैं ये वाला H निकालता ऊपर वाला, तो प्रोडक्ट मेरे पास बन जाता बेटा इस तरह से, CH3 और यहां डबल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट बनता मेरा अगर मैं ये वाला H निकालता। पर अगर मैं यहां वाला H निकाल देता, यहां वाला H निकाल देता, CH3 तो यहां रहता लेकिन डबल बॉन्ड यहां आ जाता। नाउ दिस इज ऑब्वियसली सेट-जेफ प्रोडक्ट। sp का मतलब सेट-जेफ प्रोडक्ट, मोर एल्काइलेटेड, और जबकि यहां पे क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट। ये हॉफमैन प्रोडक्ट है, लेस एल्काइलेटेड, क्योंकि आप ये देखो ना भैया, इस डबल बॉन्ड के आसपास कितने ग्रुप लगे हैं, एक, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, तो 3 ग्रुप है ना भाई। और इसमें देखोगे तो इस डबल बॉन्ड के आसपास हमारे पास कितने ग्रुप लगे होंगे, सिर्फ एक ये पूरा का पूरा, एक ये पूरा का पूरा, 2 ग्रुप लगे होंगे। तो ये मेजर होना चाहिए था, दिस मस्ट बी मेजर, जहां CH3 वहां डबल बॉन्ड होना चाहिए था। तो ये मेजर होना चाहिए था, प्रोडक्ट ये होना चाहिए था, जिसको हमने नाम दिया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है जी। और इसको क्या बोलेंगे, यहां से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब इसमें से प्रोडक्ट हमारे पास 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन मेजर होना चाहिए था। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो, यस और नो। होना चाहिए था कि नहीं? ओके, लेकिन अब हम जब ये बना दिए तो यहां देखिएगा, यहां पे भी 2 H होंगे, ऑब्वियसली ये 2 H ऐसे लगे होंगे, एक ऐसे बेंच के साथ यानी टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, और एक डैश के साथ अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब बेटे हमें Br को तो निकालना ही निकालना है अल्कोहलिक OH में। अब एलिमिनेटिंग ग्रुप 2 हो सकते थे, ठीक, या तो ये वाला H या ये वाला H, इन दो में से एक H हो सकता था। पर हमें पता है ग्रुप शुड बी एंटी पेरिप्लेनर। एंटी पेरिप्लेनर का मतलब क्या है, अगर एक आगे है तो दूसरा ग्रुप पीछे होना चाहिए, एंटी मतलब ऑपोजिट। तो अगर ये वेज पे है तो H कहां पे होना चाहिए था निकलने वाला, डैश पे। क्या ये डैश पे है? नहीं, ये वाला जो H है ये सिन पेरिप्लेनर है, सिन पेरिप्लेनर है, ठीक है। और ये वाला जो H है, ये वाला देखिए, ये एंटी पेरिप्लेनर है। तो बेटे एंटी पेरिप्लेनर ही हमारे पास निकलना था। तो एंटी पेरिप्लेनर होने की वजह से हमारा H ये वाला बाहर जाता और प्रोडक्ट क्या बनता, प्रोडक्ट ऐसे बनता बच्चों, प्रोडक्ट ऐसे बनता कि हमारे पास इसकी वजह से यहां पे CH3 तो रहता ही रहता, ये वाला H तो निकला ही नहीं, H इस साइड वाला निकला, ये वाला प्रोडक्ट बन गया, यानी हॉफमैन वाला प्रोडक्ट बन गया, सेट से बना ही नहीं, ठीक, बना क्या, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो बेटे यहां पे सेट रूल नहीं चलेगा, यहां पे एंटी एलिमिनेशन चलेगी। तो एंटी एलिमिनेशन के चलते हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट जो यहां बन रहा है वो मेजर हो गया है, जबकि होना चाहिए था सेट्स है, बट ये एंटी नहीं था, ये वाला H एंटी नहीं था, ये सिन पेरिप्लेनर था, इसलिए इसका निकलना मुश्किल था। जबकि ये एंटी पेरिप्लेनर था, इसका निकलना आसान था। हमारे पास ग्रुप होने कैसे चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, इसलिए बेटा हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो यही बनेगा। बोलो एम आई क्लियर और नॉट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एंटी एलिमिनेशन और सेट-जेफ प्रोडक्ट ही बने। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, अभी तो एक ही ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब मान लो मेरे पास नेक्स्ट इसमें एग्जांपल लेता हूं, और से मेरे पास ये है अब एग्जांपल, प्लीज यहां ध्यान देना।
ये Br है, ये CH3 है, ये H है, ये भी H है, ये भी H है। अब इसमें आपने अल्कोहलिक KOH लगा दिया है, इसमें आपने अल्कोहलिक KOH लगा दिया है। अब हमें पता है कि ये तो निकलना ही निकलना है, और बीटा कार्बन या तो ये है या बीटा कार्बन ये है, इससे जुड़े हाइड्रोजन निकलने हैं। अब यहां पे भी हाइड्रोजन ये है और यहां पे भी हाइड्रोजन ये है, ये भी है, बट दिस हाइड्रोजन इज एंटी पेरीप्लेनर, एंटी पेरीप्लेनर, और ये भी कैसा है, एंटी पेरीप्लेनर। ये दोनों हाइड्रोजन एंटी पेरीप्लेनर है, दोनों एंटी पेरीप्लेनर है। अब अगर दोनों एंटी पेरीप्लेनर तो हमारे पास चॉइस है, जो मर्जी निकाले। ऐसे में फिर हम सेट प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक। तो यहां से ये वाला H निकलेगा, ये वाला Br निकलेगा, एंड दस द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज लाइक दिस, यहां डबल बॉन्ड, यहां CH3, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ऐसे बोल सकते हैं आप, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो ऑटोमेटिकली अब यहां पे हमारे पास चॉइस थी, दोनों एंटी पेरीप्लेनर थे। पहली बात तो ये है कि एलिमिनेटिंग ग्रुप हमेशा एंटी पेरीप्लेनर निकलने हैं, सिन वाले निकलने ही नहीं है। तो यहां हमारे पास सिन वाला निकलना ही नहीं था, निकलना ही सिर्फ एंटी वाला था, वो इसी साइड था, एक ही प्रोडक्ट बन सकता था। अब यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, दोनों से निकल सकता है, दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। बट ऑब्वियसली सेट्स प्रोडक्ट इज मेजर, तो हम ये मेजर लिखेंगे और हॉफमैन प्रोडक्ट माइनर ही रहेगा। तो बेटा ऐसा है ना, अगर हम तो यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे को क्या चाहिए, हमें एंटी पेरीप्लेनरिटी चाहिए, हमारे दो एलिमिनेटिंग ग्रुप एंटी पेरीप्लेनर होने चाहिए। अगर दो एलिमिनेटिंग ग्रुप एंटी पेरीप्लेनर हैं, ठीक, तो हम उसको उसी को निकालेंगे। सेट्जेफ रूल या हॉफमैन रूल ये बाद की बातें हैं, हम एंटी पेरीप्लेनरिटी देख करके प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक। अगर वो हॉफमैन ही बनता है, हमारी मजबूरी, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर सेट्जेफ और हॉफमैन दोनों बनते हैं तो सेट्जेफ मेजर रहेगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो बेटा, इसी को थोड़ा और आगे लेके चल रहा हूं, ठीक। ये मैंने तुम्हें करवाया वेजेन डैश से, एंटी एलिमिनेशन यूजिंग वेजेन डैश, ठीक। आगे देखते हैं एंटी एलिमिनेशन का और पार्ट देखते हैं हम, एंटी एलिमिनेशन का एक और पार्ट देखेंगे, ठीक। मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया मीजो डाई ब्रोमोब्यूटेन, क्या क्वेश्चन दिया, कहा मीजो डाई ब्रोमो ब्यूटेन, मीजो डाई ब्रोमोब्यूटेन is reacted with zinc powder, मीजो डाई ब्रोमोब्यूटेन is reacted with zinc powder। मीजो आपको अच्छे से मालूम है, जिसमें कायरल कार्बन हो बट ऑप्टिकली एक्टिव ना हो, उसको मीजो बोलते हैं। तो बेटा देखो, मीजो डाइब्रोमोब्यूटेन मैंने ऐसे बनाया, प्लीज इधर ध्यान देंगे। यहां पे CH3, यहां CH3, यहां Br, यहां Br, यहां H, यहां H, ये मीजो डाइब्रोमोब्यूटेन मैंने बनाया। क्यों? मीजो का मतलब जिसमें कायरल कार्बन हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, बट अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, एक दूसरे की ऑपोजिट होगी, तो यहां पे इंटरनल कंपनसेशन हो जाएगी। सो दिस इज मीजो डाइब्रोमोब्यूटेन। क्लियर? मीजो तभी बनेगा अगर ये वाला हाफ और ये वाला हाफ सेम हो और एक दूसरे की मिरर इमेज हो।
ठीक, एक मॉलिक्यूल के दो हाफ सेम हो और एक दूसरे के मिरर इमेज हो, यानी इसका आरएस देख लो, ऊपर वाले कार्बन का अगर आर हो नीचे वाले का एस होना चाहिए, ऊपर वाले का एस हो तो नीचे वाले का आर होना चाहिए, वो मीजो होता है। बोलो क्लियर, बशर्ते यहां पे ग्रुप सेम हो। अब ये मीजो डाइब्रोमोब्यूटेन है। अब जिंक की प्रेजेंस में, बेटे जिंक की प्रेजेंस में हमारे पास होनी है डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन यानी दोनों हेलोजन ने निकलना है। एलिमिनेटिंग ग्रुप ये भी है और एलिमिनेटिंग ग्रुप ये है, दो हेलोजन्स ने निकलना है, क्योंकि जिंक की प्रेजेंस में आपको बताएगा क्या होती है, डीहेलोजिनेशन। अब देखो इससे कैसे करना है, इधर ध्यान देना, इससे कैसे करना है। देखो बेटा, पहले हम इसको चेंज करेंगे इनटू सोहॉर्स। पहले ये फिशर प्रोजेक्शन होती है, जैसे कि आपको पता है, फिशर प्रोजेक्शन को हम 100 हॉर्स में चेंज करेंगे। ठीक, अब 100 हॉर्स में कैसे चेंज करेंगे, देखो बेटा इधर ध्यान देना, सारे बच्चे लिखना कम समझना ज्यादा। ये अगले वाला कार्बन हो गया और ये पिछले वाला कार्बन हो गया। ठीक, ये ऊपर वाला नीचे वाला समझ लो। ठीक, अब ऐसा करो, यहां पे भी CH3 लिख लो ये वाला, और यहां पे भी CH3 लिख लो ये वाला। ठीक, क्लियर जी, क्लियर हो रहा है कि नहीं? इसको चाहो तो ऑपोजिट भी लिख सकते हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को। अगर इसको आप ऐसे भी लिख दोगे, ये नीचे ये ऊपर, तब भी चलेगा। अब इसमें सिंपल बात क्या करना, जो राइट वाला राइट पे लिख देना, बी आर राइट पे, और जो लेफ्ट वाला लेफ्ट पे लिख देना। ठीक, यानी जो राइट वाला है वो राइट पे लिख देना, जो लेफ्ट वाला लेफ्ट पे लिख देना। ये 100 हॉर्स बन गई बेटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने ऐसे लाइन लगाई, ठीक, ऐसे करके CH3 और ये CH3 यहां लिख दिया। बी आर राइट पे था तो राइट पे, H लेफ्ट पे था तो लेफ्ट पे। बी आर राइट पे था तो राइट पे, H लेफ्ट पे था तो लेफ्ट पे। सबसे आसान तरीका है करने का। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? वैसे तो ये होता है कि जो रोटेशन यहां होनी चाहिए वही रोटेशन यहां होनी चाहिए, ऐसे चेक करना होता है। ठीक, बट आप सिंपल तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसकी न्यूमैन बनाएंगे आगे। अब न्यूमैन कैसे बनती है? न्यूमैन में ये अगला कार्बन है, प्लीज सारे बच्चे पेन छोड़ के समझ लेना, बाद में प्रॉब्लम आएगी। ये अगला कार्बन है, उसको मैं ऐसे बना रहा हूं। ठीक, ऊपर CH3 है, इसमें है कि नहीं? इस साइड क्या है, Br है, बोलो है कि नहीं? इस साइड क्या है, H, बोलो है कि नहीं? अब ये जो पिछले वाला कार्बन है, ये लो, इसमें एक ग्रुप इसका यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है। CH3 के एग्जैक्ट पीछे क्या है, CH3, देखो आगे से देखो, इसके CH3 के एग्जैक्ट पीछे CH3, Br के एग्जैक्ट पीछे Br, और H के एग्जैक्ट पीछे H। तो ये हमारी पहले फिशर थी। इस फिशर प्रोजेक्शन को मैंने चेंज किया इनटू सोहॉर्स। हालांकि मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा तुम्हें, बट पहले करना आना चाहिए थ्योरेटिकली पूरा। सोहॉर्स, सोहॉर्स से बना न्यूमैन। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन थी। ठीक, फिशर प्रोजेक्शन, सोहॉर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन। अब दो एलिमिनेटिंग ग्रुप, ये दो एलिमिनेटिंग ग्रुप है। बेटा बताओ, ये सिन पेरिप्लेनर है कि एंटी पेरिप्लेनर है? जल्दी बोलो, सिन पेरिप्लेनर कि एंटी पेरिप्लेनर? ऑब्वियसली दे आर सिन पेरिप्लेनर। हमें इसको एंटी करना है। अमन तू तो पुट्ठा ही सोच यार, इधर एक के पीछे एक नहीं है क्या? सो दिस इज सिन पेरिप्लेनर। सो अगर हम सिन पेरिप्लेनर की बात कर रहे हैं, इसको एंटी करना है हमें, तो एंटी करने के लिए मुझे इस ग्रुप को बिल्कुल इधर लेके जाना है, तो मुझे इसको रोटेट करना होगा। बेटा कितने डिग्री रोटेट करूंगा मैं इसको, ताकि ऑपोजिट आ जाए बिल्कुल। इस गोल को कितने डिग्री रोटेट करूं ताकि ऑपोजिट आ जाए? यस, 180। तो मैं इसकी रोटेशन करूंगा 180 डिग्री, 180 डिग्री रोटेशन करूंगा। प्लीज इधर ध्यान देना। ठीक, अब कैसे करेंगे? ये ऐसे करेंगे, ध्यान देंगे प्लीज। यहां CH3 है, अगले वाला Br मैंने अगली जगह पे रख रहा, अगले वाला H मैंने अपनी जगह पे रखा, सिर्फ रोटेट किया पिछले वाला।
यहां से इसको रोटेट किया 180 डिग्री, तो बी आर के बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे क्या उल्टा क्या आ गया बी आर। और CH3 भी 180 डिग्री, तो बिल्कुल नीचे आ गया CH3 के बिल्कुल नीचे CH3। और H को भी रोटेट किया 180 डिग्री, तो H के बिल्कुल ऑपोजिट H आ गया। ये इसकी हमने 180 डिग्री रोटेशन की। अब हमारे दो एलिमिनेटिंग ग्रुप कैसे हो गए, एंटी पेरिप्लेनर। नाउ दिस वाज सिन पेरिप्लेनर, नाउ दीज आर एंटी पेरिप्लेनर। सो हमने इसको निकाल दिया, एंटी पेरिप्लेनर को निकाल दिया। जब प्यारे बच्चों एंटी पेरिप्लेनर को निकाल दिया तो हुआ क्या, एल्कीन बना होगा, ठीक, एल्कीन बना होगा। पर एल्कीन में CH3 और CH3 ऑपोजिट होंगे, H और H ऑपोजिट होंगे। कहने का मतलब दिस गिव राइज टू दिस सॉर्ट ऑफ एल्कीन which is called as trans alkene। कैसा बनेगा, ट्रांस एल्कीन, जिसमें ऑपोजिट ग्रुप्स जो होते हैं, ठीक, सेम ग्रुप ऑपोजिट होते हैं। तो ये हमारे पास CH3 और CH3 ऑपोजिट, H और H ऑपोजिट, तो इसको ट्रांस एल्कीन बोलेंगे। तो ऐसे करके अगर मीजो डाइब्रोमोब्यूटेन होगी तो बेटे हमारे पास, हमने स्टेप्स करके दिखाए हैं तुम्हारे को, हालांकि शॉर्टकट मैं बताऊंगा बट स्टेप्स करके दिखाए। स्टेप्स क्या करके दिखाए मैंने, कि पहले हमने इसको फिशर को सॉ हॉर्स में कन्वर्ट किया, सॉ हॉर्स को न्यूमैन में कन्वर्ट किया, न्यूमैन को कन्वर्ट कर दिया इनटू एंटी पेरिप्लेनर। पहले वो सिन पेरिप्लेनर था, मैंने एंटी पेरिप्लेनर में इसको चेंज कर दिया और फिर प्रोडक्ट बनाया। बोलो बेटे क्लियर। इससे पहले कि इसका शॉर्टकट देखें, ठीक, इतना सब कुछ करने से पहले एक और चीज बेटा, एक ना ऑप्टिकल आइसोमर होते थ्रियो एरिथ्रो, थ्रियो एरिथ्रो, यानी दो फॉर्म्स, जैसे हम DL की बात करते हैं वैसे थ्रियो एरिथ्रो भी होते हैं। बेटा थ्रियो एरिथ्रो तब होते हैं अगर हमारे पास दो पैरेलल कार्बन हो और उसमें सेम ग्रुप लगे हो। अगर दो पैरेलल कार्बन हो तो सेम ग्रुप लगे हो तो थ्रियो एरिथ्रो भी होते हैं। अब बहुत आराम से समझना, बहुत आराम से, ठीक। थ्रियो शुरुआत होता है T से, और T को हम ऐसे लिखते हैं, है ना, इसके दो डंडे इधर इधर, यानी दो सेम ग्रुप अगर ऑपोजिट अलग अलग जगह पे होते हैं तो थ्रियो होता है। और अगर एरिथ्रो को देखें तो एरिथ्रो शुरू होता है E से, सारे डंडे एक साइड, सारे डंडे एक साइड, इसका मतलब सेम ग्रुप्स एक साइड होंगे तो वो एरिथ्रो होंगे। जैसे बेटा ये वाला जो कंपाउंड था, ये मीजो तो था ही था, एज वेल एज ये एरिथ्रो भी था, ये एरिथ्रो भी था, ठीक। क्यों, इसके दोनों सेम ग्रुप एक ही साइड पे थे, सो दिस वाज आल्सो कॉल्ड एज टू बी एरिथ्रो। इसको एरिथ्रो भी कह सकते थे हम लोग। बोलो क्लियर और नॉट। अब देखो, अगर मान लो मैं यहां पे इसी की थ्रियो फॉर्म बनाना चाहता हूं, इसी की थ्रियो फॉर्म प्लीज, तो CH3, यहां Br, यहां H, यहां Br, यहां H, और यहां CH3। नाउ दिस इज कॉल्ड एज थ्रियो फॉर्म। जैसे ऊपर वाली एरिथ्रो थी, ये क्या हो गया, थ्रियो, क्योंकि दो सेम ग्रुप ऑपोजिट है, दो सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे, तो ये थ्रियो है। अब हम थ्रियो की करना चाहते हैं एंटी एलिमिनेशन, ठीक। इसको जिंक में डाल दिया आपने, इसको जिंक में डाला, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या किया करते हैं हम, पहले इसका सॉ हॉर्स बनाएंगे। सॉ हॉर्स कैसे बनाएंगे, जैसे पिछली बार सिखाया तुम्हें मैंने, इसका सॉ हॉर्स हमने ऐसे बनाया, ठीक। इसको अलग कर देते ताकि इसमें कंफ्यूजन ना रहे, ये यहाँ पे खत्म है, ठीक। तो इसका सॉ हॉर्स बनाया मैंने, तो मैंने ऐसे बनाना, CH3 ऊपर, ये CH3 ऊपर शो कर दिया, आप इसको नीचे भी लगा सकते, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। राइट वाला राइट पे, लेफ्ट वाला लेफ्ट पे, राइट वाला राइट पे, लेफ्ट वाला लेफ्ट पे, ये बना। यानी इसका Br इधर तो ये वाला Br इधर। बोलो इज इट क्लियर और नॉट।
अब देखो हम इसको फर्दर चेंज करेंगे, ठीक, इनटू न्यूमैन। थ्रियो से हमने पहले थ्रियो फॉर्म से ऐसे शो किया, दैट इज सॉहॉर्स, फिर न्यूमैन। अब न्यूमैन में हम इसको ऐसे बनाएंगे, ध्यान देना बेटा प्लीज। अगले वाले कार्बन में ऊपर CH3 है, यहां Br है, यहां H है। पिछले वाले कार्बन में, जो पिछले वाला कार्बन है उसमें CH3 के पीछे तो CH3 है, ओके, CH3 के पीछे तो CH3 है, बट अगर ध्यान देखोगे तो हमें यह पता चलेगा कि H के पीछे क्या आ रहा है, Br, और Br के पीछे क्या आ रहा है, इस Br के पीछे इधर H। बोलो बेटा ये भी क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे बना? ठीक। अब दो एलिमिनेटिंग ग्रुप, क्या ये एंटी पेरिप्लेनर है? नहीं है। मुझे इसको लेके आना है, कहां लेके आना है, इधर एंटी पेरिप्लेनरिटी पे, यहां पर। तो यहां लाने के लिए कितने डिग्री रोटेट करूंगा मैं? सो आई हैव टू रोटेट दिस 60 डिग्री, आई हैव टू रोटेट दिस 60 डिग्री, ताकि ये Br यहां आ जाए। 90 नहीं भैया नवदीप, 90 का मतलब यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, हमें यहां से यहां 60 डिग्री करना है। समझ में आई? देखो बेसिकली समझो नवदीप, ये हमारे पास राउंड द सर्कल 6 ग्रुप हैं। अगर मुझे कभी भी ऐसे बनाना होगा तो इन सभी के बीच में एंगल कितने के होंगे, 360 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा, 60 डिग्री। तो मुझे इसको वैसा ही बनाना है, तो इसको यहां से यहां लेके आना है, तो कितना डिग्री रोटेट करूंगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो मेरे पास आएगा, ध्यान देना प्लीज सारे बच्चे, ऊपर CH3, यहां पे Br अगले वाला, यहां पे H अगले वाला। अब मैंने 60 डिग्री रोटेट कर दिया, यानी इसको उठा के यहां पे ले आया, तो ये Br डेफिनेटली यहां पे आ गया। 60 डिग्री इसको यहां लेके चले गए, ये यहां आ गया। 60 डिग्री इस H को उठा के यहां आ गए, तो ये यहां आ गया। ये हमारे पास अब दो एलिमिनेटिंग ग्रुप एंटी पेरिप्लेनर हो गए। बोलो ये भी समझ में आया कैसे किया एंटी पेरिप्लेनर इसको? सिंपली बस 60 डिग्री रोटेट किया तो एंटी पेरिप्लेनर आ गई। अब जब ये एंटी पेरिप्लेनर हो गया और हमने इसको रिमूव किया, रिमूव करने से CH3 के साथ है और H के साथ है, यानी दोनों शेष एक ही पोजीशन में है। तो यहां से हमारे पास इस तरह का एल्कीन बनेगा जिसमें CH3 और CH3 एक ही साइड को, H और H एक साइड को, इसको बोलते हैं सिस एल्कीन। So this give rise to cis butene। तो जैसे यहां से ट्रांस बना था, यहां से ट्रांस ब्यूटीन बना था भाई, ठीक, और यहां से हमारे पास सिस ब्यूटीन बन गया। वहां से ट्रांस बना था किससे, मीजो से या फिर एरिथ्रो से। मीजो या फिर एरिथ्रो से क्या बना था बेटा हमारे पास, मीजो या फिर एरिथ्रो से हमने बनाया था ट्रांसफॉर्म, और वहीं पर थ्रियो से क्या बना, सिस फॉर्म। बोलो इज इट क्लियर कैसे किया? सारे बच्चे बोलो इज इट क्लियर और नॉट? तो बेटा अब देखो इसका शॉर्टकट, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं होती, बता जरूर दिया है कैसे करते हैं, पर मैंने आपको इसका शॉर्टकट बता देना है। शॉर्टकट इज वेरी सिंपल। आपने दो चीजें याद करना है, दो चीजें ध्यान में रखना है। देखो आप याद रखना, मैट ठीक, टैक, मैट टैक, ठीक। मैट टैक का मतलब क्या होगा, मीजो ऑन एंटी एलिमिनेशन गिव्स ट्रांसफॉर्म, थ्रियो और एंटी एलिमिनेशन गिव सिस फॉर्म। मैट की जगह आप ईट भी लिख सकते हैं, ठीक, मैट और ईट टैक। ईट मतलब एरिथ्रो,
ऑन एंटी एलिमिनेशन गिव्स ट्रांसफॉर्म। तो इसको याद करते हैं कई लोग, टैकमैट या टैकीट, टैकमैट या टैकीट। तो टैक मतलब थ्रियो ऑन एंटी एलिमिनेशन गिव्स सिस फॉर्म, मैट मीजो ऑन एंटी एलिमिनेशन गिव्स ट्रांसफॉर्म, ईट एरिथ्रो ऑन एंटी एलिमिनेशन गिव्स ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो टैक मैट ईट कैसे याद किया, टैक मैट ईट कैसे याद किया, टैक मैट ईट, टैक मतलब थ्रियो ऑन एंटी एलिमिनेशन गिव्स सिस फॉर्म, मैट मीजो ऑन एंटी एलिमिनेशन गिव्स ट्रांसफॉर्म, ईट एरिथ्रो ऑन एंटी एलिमिनेशन गिव्स ट्रांसफॉर्म। बोलो, इज इट क्लियर? तो बेटे मैंने यहां पर पहले मैंने आपको वेज एंड डैश से एंटी एलिमिनेशन बताई थी, वेज एंड डैश को लेके। यहां बेटे मैंने आपको फिशर से बताई, फिशर से, सोहर से भी बताई, इसलिए मैंने आपको एक कन्वर्ट करके दिखाया है। सोहर से, न्यूमैन से भी बताई। यानी आपके शुरुआत में ये हो तो ये स्टेप्स, शुरुआत में ये हो तो ये स्टेप्स, शुरुआत में ये हो तो ये स्टेप्स। तो आपको वेज एंड डैश से भी आनी चाहिए, फिशर से भी आनी चाहिए, सोहर से भी आनी चाहिए और न्यूमैन से भी आनी चाहिए। बोलो, इज इट क्लियर? बट आई एम नॉट फिनिश येट विद एंटी एलिमिनेशन। ठीक, अभी तक हमने पढ़ा बेटा वेज एंड डैश से एंटी एलिमिनेशन, फिशर से एंटी एलिमिनेशन, सोहर से एंटी एलिमिनेशन, न्यूमैन से एंटी एलिमिनेशन। नाउ वी विल स्टडी एंटी एलिमिनेशन इन साइकिल्स, एंटी एलिमिनेशन इन साइक्लिक कंपाउंड्स। मिटा दो बच्चा ये, अनीसी लिख लिया। अब हम बात करेंगे एंटी एलिमिनेशन इन साइकिल्स, यानी साइक्लिक कंपाउंड्स। एंटी एलिमिनेशन इन साइकिल्स। देखो बेटा, सबसे पहले मैं बोला 1 ब्रोमो, ऐसे कहा सिस 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और इसमें बोला अल्कोहलिक KOH है, प्रोडक्ट बताओ। इसमें बोला अल्कोहलिक KOH लगेगा, प्रोडक्ट बताओ। ठीक, और एक दूसरा हमें दे दिया गया, बोला ट्रांस 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और इसमें अल्कोहलिक KOH। देखो बेटा, अभी तुम्हें बताया सिस और ट्रांस क्या होता है। मैंने कहा सेम ग्रुप एक ही साइड को होंगे तो सिस होगा, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड को होंगे तो ट्रांस होगा। पहले तो अपन बनाते हैं सिस ट्रांस, बाद में ब्रोमो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का मतलब है कि अपने पास ऐसे 6 कार्बन का रिंग होगा। सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन। हमने यहां पे 2 ग्रुप, एक लगाना ब्रोमो एक मिथाइल। देखो बेटे, अगर मैंने ब्रोमो यहां लगाया और मिथाइल यहां लगाया तो ऑब्वियसली यहां H और H होगा। अब ये दोनों H एक ही साइड को है कि नहीं, तो ये सिस फॉर्म होती है। दिस इज कॉल्ड एज सिस फॉर्म। साइकिल्स में ये सिस फॉर्म, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड के आसपास देखेंगे, साइकिल में ऐसे देखेंगे सिस। 2 लाइक ग्रुप यहां पे, ये तो लाइक थे नहीं ना, यही लाइक थे। तो लाइक ग्रुप्स अगर एक ही साइड को होंगे तो क्या बोलेंगे, सिस। तो फटाफट से सोचो, अगर मुझे इसकी ट्रांस बनानी होती तो मैं कैसे बनाता।
अगर मुझे इसका ट्रांस बनाना होता मैं कैसे बनाता? ऐसे ही साइकिल लेता, ये जो 2H है ये ऑपोजिट लिखता, एक साइड Br एक साइड CH3 लिखता, ये ट्रांस बन गया और ये सिस बन गया। बोलो क्लियर और नो? फटाफट बोलना फिर आगे चलेंगे। डन, वेरी नाइस। अब बेटे क्या है कि हम इसको साइक्लोहेक्सेन के एक्चुअल स्ट्रक्चर पे लेके जाते हैं। साइक्लोहेक्सेन जो है इट एग्जिस्ट एज इन चेयर कन्फर्मेशन, ये ऐसे चेयर कन्फर्मेशन की तरह एग्जिस्ट करती है। दिस एग्जिस्ट एज अ चेयर कन्फर्मेशन। देखो ऐसे तो ये बोट में भी होती है बट मोस्ट स्टेबल इज चेयर। ऐसे चेयर कन्फर्मेशन हम बनाते होते, ठीक। अब इसमें ध्यान देना प्लीज, अभी कोई लिखना नहीं, सिर्फ समझने की कोशिश करना कि मैंने इसकी चेयर कन्फर्मेशन बना दी। दोबारा देख लो, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट इन चेयर। अब इसमें ना इधर ध्यान देना प्लीज। एक ग्रुप मैंने ऊपर की साइड को लिखा तो एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे। बेटा ये जो रेड वाले मैंने दिखाए एक ऊपर एक नीचे, ये एक्सियल प्लेन्स कहलाएंगे। रेड वाले एक्सियल बॉन्ड्स, इसको मैंने बोल दिया एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है जी। और वहीं पर हर कार्बन का 2-2 H लगे हैं ना बेटा, तो ये मैंने अगर नीचे दिखाया तो ये वाला ऊपर दिखाऊंगा, अगर ये वाला ऊपर तो ये नीचे दिखाऊंगा, ये नीचे तो ये वाला ऊपर, ये वाला ऊपर तो ये वाला नीचे, ये वाला नीचे तो ये वाला ऊपर। तो ये जो ब्लू वाले हैं ये इक्विटोरियल बॉन्ड कहलाते हैं, ये इक्विटोरियल बॉन्ड कहलाते हैं। तो मैंने क्या किया, रेड वाले एक्सियल बॉन्ड बनाए, ब्लू वाले इक्विटोरियल बॉन्ड बनाए। उम्मीद करता हूं रेड ब्लू दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं? ओके। अब हम बात करें सिस। सिस का मतलब दोनों H एक साइड। मान लो ये वाला Br मैंने यहां लिख दिया, इधर ध्यान देना प्लीज, ये वाला Br मैंने यहां लिख दिया यहां, तो इसका H यहां होगा। ऑब्वियसली अगर मैंने इसका Br यहां लिख दिया तो इसका H यहां होगा, ये वाला कार्बन हो गया। अब दूसरा H वाले ही प्लेन में होना चाहिए, दूसरा H वाले ही प्लेन में होना चाहिए। अगर ये नीचे है तो इस साइड वाला H भी कहां होना चाहिए? नीचे। तो ये H नीचे और मिथाइल ऊपर, क्योंकि यहां वाला H मैं नीचे लिखा था तो ये भी नीचे होना चाहिए था, क्योंकि ये सिस थी। कैसी थी? सिस फॉर्म। तो सिस ऐसे होगी। क्लियर? जैसे इसका बनाना है मुझे, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने बना दी इसकी चेयर, ठीक है जी। बाकी कार्बन पे लिखने की मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक। बाकी सब जगह H है, डेफिनेटली है, लेकिन लिखने की जरूरत ही नहीं थी। 2-2 हाइड्रोजन होने थे सारी जगह, ठीक। अब यहां देखिएगा, ये वाला मैंने Br ऊपर लिख दिया तो H नीचे लिख दिया। अब इसमें H ट्रांस है, ट्रांस का मतलब ऑपोजिट। अगर ये नीचे है तो अगले वाली जगह पे H कहां पे होना चाहिए? ऊपर वाली साइड को, और यहां CH3 नीचे वाली साइड को। बाकी अपनी जगह पे ही रहेंगे, ठीक। सिमिलरली यहां H, यहां H, बाकी लगा लो चाहे। अब इसमें एलिमिनेटिंग ग्रुप क्या है? एल्कोहलिक KOH में क्या होता है बेटा? बोलो फटाफट, एल्कोहलिक KOH में क्या हुआ करता है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या होता है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है बेटा, यानी हाइड्रोजन भी निकलता है और हेलोजन भी निकलता है, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ करती है प्यारे बच्चों, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एक एलिमिनेटिंग ग्रुप यहां से निकल रहा है तो दूसरा एंटी होना चाहिए।
अब एंटी हमारे पास ये भी है और एंटी हमारे पास ये भी है, पर यहां वाला सेट जेफ होगा कि नहीं? यहां वाला सेट जेफ होगा और यहां वाला कौन सा होगा? हॉफमैन। तो हम यहीं से निकाल लेंगे क्योंकि सेट जेफ प्रोडक्ट इज मेजर वन, और उसकी वजह से अब हमने जो साइकिल बनाना है वो कुछ ऐसा, ध्यान देना प्लीज सारे बच्चे, ये भी याद निकला, ये H निकला, यहां डबल बॉन्ड और यहां क्या लगा? CH3, उसी के साथ CH3। ठीक, बाकी तो H लिखने की जरूरत ही नहीं है हमारे को। तो ये बन गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब यहां आ जाओ, यहां ये Br है, इसके ऑपोजिट यानी डाई एक्सियल पोजीशन, दोनों एक्सियल, ये भी एक्सियल ये भी एक्सियल, डाई एक्सियल पोजीशन होनी चाहिए निकलने के लिए। कैसी होनी चाहिए? डाई एक्सियल। तो यानी ये भी और ये भी, ये ऑपोजिट होने चाहिए थे, पर यहां पे क्या H है? नहीं है। तो ये वाला H डाई एक्सियल नहीं है, तो ये वाला H निकलेगा, ये वाला Br निकलेगा, तो यहां से H निकलेगा, क्योंकि एलिमिनेटिंग ग्रुप्स should be anti, eliminating groups should be डाईएक्सियल। डाईएक्सियल मतलब दोनों एक्सियल पोजीशन पे होने चाहिए, 1 2 पे। ठीक, डाईएक्सियल समझ में आ गई? डाईएक्सियल ट्रांस होता है, ठीक, ऑपोजिट होता है, एंटी होता है। तो यहां से निकला डबल बॉन्ड यहां बना ना, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहां हुई कि नहीं? अगर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहां हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, अब हम इसका प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो देखो यूं बनाएंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहां हो गई, लेकिन मिथाइल उसके अगले कार्बन पर है, यहां पर है। ठीक, so this gives rise to 3 methyl cyclohexene. This gives rise to 3 methyl cyclohexene. ठीक, हॉफमैन प्रोडक्ट है ये 3 methyl cyclohexene, और ये सेट्जेफ प्रोडक्ट है। तो आपने यहां देखा कि हमें जब भी साइकिल से बनाना होता है तो साइकिल से पहले हम चेयर बना लेते हैं, और अगर हमारा सिस हुआ तो H अगर यहां पे भी नीचे है तो यहां पे भी नीचे होना चाहिए, अगर ट्रांस हुआ तो H अगर यहां नीचे है यहां ऊपर होना चाहिए। उसके हिसाब से हमने जोड़ दिया। फिर उसमें हमने निकालते समय एंटी एलिमिनेशन की, यानी 2 एलिमिनेटिंग ग्रुप शुड बी डाई एक्सियल, दोनों एक्सियल पे होने चाहिए, यानी ये वाला या ये वाला या ये वाला और ये वाला, दोनों में से एक। क्लियर? अब ऑब्वियसली अगर यहां वाला निकलने से सेट्जेफ रूल बनता होगा तो हमेशा मेजर होगा, और यहां वाला अगर है ही नहीं, एंटी है ही नहीं, यहां पे होना यहां चाहिए था, डाई एक्सियल है नहीं, तो यहीं से निकलेगा, तो हॉफमैन मेजर हो जाएगा। बोलो साइकिल से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? उत्कर्ष जी, आजकल आपके आंसर बड़े कम आते मेरे पास। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं आपसे, आप आंसर ही नहीं देते हैं। किसी बच्चे को नहीं आया वो पूछ सकता है राइट में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर जब भी साइकिल होगी तो हम यही वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, चेयर वाला? बिल्कुल 101%। ओके सर। ठीक, ऐसे करके हम साइकिल्स में भी कर लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखो आपको एंटी एलिमिनेशन करवाई, और एंटी एलिमिनेशन में हर चीज बताई है मैंने आपको वेजेन डैश से करवानी सिखाई, फिशर से करवानी सिखाई, सोहर से करवानी सिखाई, न्यूमैन से करवानी सिखाई। ठीक, अभी साइकिल बचे थे, साइकिल से करवानी सिखाई। तो आप सिर्फ ये ध्यान दे देना कि भाई है कौन सा, डीहेलोजिनेशन है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट बना लेंगे।
अब एक क्वेश्चन देता हूं ताकि जो भी तुमने अभी तक पढ़ा, मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो आप मेरे को आंसर इस क्वेश्चन का दे सकते हैं। मिटा दो भाई ये। अभी मेरे को कह दिया गया, अभी मेरे को क्या कह दिया गया, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following, which of the following is most reacted towards E2 elimination, is most reactive towards E2, ठीक, और इसमें कुछ दिए गए हैं, A Cl, C2H5, CH3, H, CH3, C2H5, ठीक है जी। B Cl, CH3, C2H5, H, H, C2, CH3, C, C, Cl, H, CH3, C2H5, H, C2H5, CH3, और D Cl, H, CH3, C2H5, CH3, H। चलिए आंसर बताइएगा प्लीज। सो मोस्ट सिंपल है, आपको देखने में कंफ्यूजिंग लग रहा है, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ ये देखना था एलिमिनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, एंड दैट मस्ट बी एंटी पेरिप्लेनर। अगले कार्बन का अगर क्लोरीन है तो पिछले कार्बन का क्या देखना होगा, H, तो H इज एंटी पेरिप्लेनर ओवर हियर। यहां पे ये एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, सिन पेरिप्लेनर, यहां पे भी ये ऐसा ही है, यहां पे भी ये ऐसा ही है, तो यहां पे एंटी है, तो एंटी है तो आंसर ए है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या कर लेंगे अपन, सो इट इज वेरी सिंपल। तो उम्मीद करता हूं एंटी एलिमिनेशन क्या होती है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एनी डाउट्स? और यहां प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट भी क्लियर हो जाता है, ठीक, ज्यादा परेशानी हमें नहीं आती। प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट भी हमारा क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होनी है, उससे सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, सेडजेप बनेगा कि हॉफमैन बनेगा, वो अब हमारे को एंटी एलिमिनेशन से देखना है, ठीक। और सबस्ट्रेट भी यहाँ पे क्लियर हो गया, साथ ही साथ प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट भी क्लियर हो गया। अब सबस्ट्रेट से आगे हम लोग किस में जाते हैं बेटा, सबस्ट्रेट से आगे ऑब्वियसली अगली चीज क्या पढ़ा करते हैं, रीएजेंट। रीएजेंट तो पता ही है, स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड, रीएजेंट। अब रीएजेंट का मतलब है यहां पे वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस आर रिक्वायर्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस आर रिक्वायर्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिस की जरूरत होती है, ठीक, जैसे एल्कोक्साइड्स,
जैसे NH2 नेगेटिव, ठीक, जैसे CN एक्वस, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस की जरूरत होती है, ठीक है जी, क्योंकि H निकालना है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस की हमें जरूरत रहती है। क्लियर हो गया? तो बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग इन सॉल्वेंट, ऑब्वियसली पोलर चाहिए, पोलर सॉल्वेंट, ताकि बॉन्ड आसानी से टूट सके, ठीक, उसमें कोई खास बात है नहीं। कंडीशंस, कंडीशंस कोई खास बात नहीं। हाई टेम्परेचर, जो कि आपको E1 में पढ़ाया था वही रहेगा, हाई टेम्परेचर एंड हाईली बेसिक with high concentration of base, क्योंकि याद रखो इट्स अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और हमें पता था कि रेट जो होगा विल बी इक्वल टू K इंटू RX इंटू यहां पे बेस। तो अगर बेस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ज्यादा होगा, यहां पे रेट बेस की कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, इस वजह से हमें बेस स्ट्रांगली चाहिए, कंसेंट्रेशन भी चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी चाहिए। और रही बात प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट की मेजर चीज तो डिस्कस हो ही गई है, दैट इज स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, है ना, वही मेजर होता है। अदरवाइज प्रोडक्ट जो होगा, नो रीअरेंजमेंट्स आर देयर, किसी तरह की रीअरेंजमेंट नहीं होती, नो रीअरेंजमेंट्स आर देयर, किसी तरह की रीअरेंजमेंट नहीं हुआ करती बच्चे, ठीक, there is no rearrangement whatsoever is there, प्रोडक्ट में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। और रही बात प्रोडक्ट इज गवर्न्ड बाय एंटी एलिमिनेशन, प्रोडक्ट जो है वो एंटी एलिमिनेशन से गवर्न होता है, ठीक, प्रोडक्ट जो है वो एंटी एलिमिनेशन से गवर्न होता है। बोलो क्लियर और नॉट? ठीक, वेरी गुड बेटी। तो इस तरह से करके ये E2 सारा का सारा, ठीक, इसमें ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। प्रोडक्ट जो है दैट इज गवर्न्ड बाय, यू कैन से बाय एंटी एलिमिनेशन, नॉट बाय द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। वो तो एंटी एलिमिनेशन जो बताएगी, सेड्स बनाएगी, सेड्स हॉफमैन करवाएगी, हॉफमैन सिस बनाएगी, ट्रांस बनाएगी, हम कुछ नहीं कर सकते, एंटी एलिमिनेशन के हिसाब से प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक। तो ये E2 हो गया, उम्मीद करता हूं E2 क्लियर हो गया होगा।